देखिए अबाउट द ऑथर पर आइए। Roald Dahl was a British author and scriptwriter and the most popular writer of children's books since Enid Wilton, according to Philip Howard, the literary editor of the Times. रॉल्ड डैल जो थे एक ब्रिटिश ऑथर स्क्रिप्ट राइटर थे और बच्चों की मतलब एनिट विल्टन के टाइम से ये बच्चों की बुक्स के पॉपुलर राइटर हुआ करते थे। और फिलिप हवार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये द टाइम्स जो मैगजीन थी उसके लिटरेरी एडिटर भी थे। He was raised by a Norwegian mother who took him on annual trips to Norway, where she told him the stories of trolls and witches present in the dark Scandinavian fables. इनको जो रियरिंग की थी नॉर्वे, इनकी मदर नॉर्वे से थी, नॉर्वेजियन मदर ने इनकी रियरिंग की थी। वो उन्हें एक एनुअल ट्रिप पर लेकर आई थी, एनुअल ट्रिप्स पर लेकर आया करती थी नॉर्वे, जहां वो इनको कहानियां सुनाया करती थी ट्रॉल से रिलेटेड, जो ट्रोलिंग होती है, विचेस से रिलेटेड। जो ट्रॉल्स और विचेस अक्सर डार्क स्कैंडिनेवियन फेबल्स में प्रेजेंट होती हैं, इस टाइप के फेबल्स, टेल्स, स्टोरीज। डेल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द स्टोरीज, डेल जो थे इन स्टोरीज से काफी प्रभावित हुए थे एंड रिटर्न टू मैनी ऑफ द थीम्स इन हिज चिल्ड्रंस बुक्स। और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो आपको दिखेगा, लौटता हुआ दिखेगा उनकी खुद की जो बच्चों की बुक्स थी उसमें उनके बचपन का एक्सपीरियंस आपको दिखेगा। His mother also nurtured a passion in the young Dale for reading and literature. उनकी मदर ने उनको नर्चर किया था, उनके अंदर एक लगाव पैदा किया था कि वो बुक्स रीड करें और लिटरेचर के प्रति अपना इंटरेस्ट बनाए। Dale was a pilot in the Royal Air Force until he crashed in the लिवियन डेजर्ट। डेल जो थे वो रॉयल एयर फोर्स में एक पायलट थे तब तक जब तक कि ये एयरफोर्स जब तक कि प्लेन जो है क्रैश नहीं हो गया इन द लिवियन डेजर्ट, मतलब इनकी डेथ ऐसे हुई। द सब्सिक्वेंट इंजरीज लेफ्ट हिम अनफिट टू फ्लाई, सॉरी डेथ नहीं हुई, उसमें जो एक्सीडेंट हुआ उसमें सब्सिक्वेंट इंजरीज मतलब एक कुछ ऐसी इंजरीज इनकी बॉडी के साथ रह गई जिन इंजरीज ने इनको इतना अनफिट कर दिया कि फिर वो फ्लाई नहीं कर पाए। ही वॉज पोस्टेड टू वॉशिंगटन एज एन असिस्टेंट एयर अटैच, वहां पर वॉशिंगटन में इनको पोस्ट किया गया असिस्टेंट एयर अटैच के रूप में। एयर अटैच का मतलब है अ पर्सन हु वर्क्स इन एन एम्बेसी, ऑफिशियल वर्क के रूप में। In 1942, the writer C.S. Forester asked him to provide details of his experiences in North Africa, which Forester hoped to use in an article in the Saturday Evening Post. In 1942, राइटर C.S. फॉरेस्टर ने उनसे पूछा, कहा कि वो कुछ डिटेल्स दे अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो नॉर्थ अफ्रीका में उनके एक्सपीरियंस रहे, विच फॉरेस्टर होप टू यूज, जिनको फॉरेस्टर यूज करना चाहते थे अपने खुद के आर्टिकल में जिसका नाम था द सैटरडे इवनिंग पोस्ट। Instead of the notes which Forrester expected, Dell sent a finished story for which he was paid $900। नोट्स के अलावा, इंस्टेड मतलब नोट्स के बजाय जो फॉरेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेल ने उनके पास एक पूरी फिनिश स्टोरी भेज दी जिसके लिए डेल को लगभग $900 पे मिला। In 1943, Dale wrote his first story for children titled The Gremlins। 1943 में डेल ने अपनी पहली स्टोरी लिखी बच्चों के लिए जिसका टाइटल था ग्रैमलिन्स। This story was also intended for Walt Disney, who was interested in turning it into a film। ये स्टोरी का इंटेंशन था वॉल्ट डिस्नी के लिए, और जो इंटरेस्टेड हुई, मतलब इतनी ज्यादा पसंद की गई कि उसको एक फिल्म में टर्न कर दिया गया। दिस वॉज डेल्स फर्स्ट चिल्ड्रन बुक पब्लिश्ड, दो इट वॉज ओरिजिनली नॉट रिटन एज सच। यद्यपि ये जो थी डेल की फर्स्ट चिल्ड्रन बुक थी, पब्लिश पहली चिल्ड्रन बुक थी, यद्यपि इसको ओरिजिनली इस तरह से लिखा नहीं गया था। ही ऑल्सो रॉट, उन्होंने और भी बुक्स लिखी। टेल्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड विच बिकेम फेमस आफ्टर बीइंग टेलीवाइज्ड, मतलब ऑन एयर होने के बाद ये और फेमस हो गई।
अदर स्टोरीज लिखी, वर सोल्ड टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, दूसरी स्टोरीज भी बेची गई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में, एंड वर लेटर कंपाइल्ड इनटू कलेक्शंस, और बाद में इन सब स्टोरी को एक कलेक्शन में कंपाइल कर दिया गया। द फर्स्ट ऑफ विच वाज पब्लिश इन 1946, उसमें सबसे पहला कलेक्शन निकला 1946 में। डेल बिगेन टू मेक अप बेड टाइम स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, डेल ने फिर बच्चों के लिए सोते समय जो कहानियां सुननी चाहिए उस टाइप की कहानियां लिखनी स्टार्ट की, एंड दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ सेवरल ऑफ हिज स्टोरीज, और यही उनकी और जो अदर स्टोरीज थी उनका बेस बन गई, यही वाली जो बेड टाइम स्टोरीज थी। ही वॉज प्रोलिफिक राइटर विथ पोएम्स, स्क्रिप्ट्स एंड शॉर्ट स्टोरी, ये वर्सेटाइल राइटर थे, पोएम्स को लेकर, स्क्रिप्ट्स को लेकर, मतलब ये बहुत ही रिमार्केबल सिग्निफिकेंट राइटर, जो पोएम्स भी लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट्स भी लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिख रहे हैं, फॉर एन एडल्ट रीडरशिप, बड़ों के लिए। Dell's works have been translated into 63 languages. 63 languages में इनका वर्क ट्रांसलेट किया गया है। Have sold more than 200 million books worldwide. पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 200 मिलियन बुक्स को बेचा गया है। His books celebrate nonsense, imagination and creativity. इनकी बुक्स सेलिब्रेट करती है एक तरीके से, आ, आगे बढ़ाती है नॉनसेंस, मतलब नॉनसेंस की वैल्यू को बताती है, इमेजिनेशन की वैल्यू को बताती है, क्रिएटिविटी को बताती है। Nell applied his skill as a fiction writer as much to his autobiographies as to his short stories. Nell ने अपने स्किल को एक फिक्शन राइटर के रूप में भी दिखाया, अप्लाई किया, उतनी ही अच्छी तरीके से जितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज में दिखाया या अपनी शॉर्ट स्टोरीज में दिखाया। इन्होंने 3 एज यूज कर लिए, एस। Dell's short stories for adults are sly, funny and ingenious. डेल की जो शॉर्ट स्टोरीज थी जो वो एडल्ट्स के लिए लिखते, उनमें सीक्रेटिव, स्लाई मतलब थोड़ा सा हिडन हिडन मिलेगा आपको, सीक्रेटिव एलिमेंट मिल जाएगा, हंसी भी आएगी, एंड वो काफी इंटेलेक्चुअल भी होंगी। इंजीनियस मतलब क्लेवर, इन अ क्लेवर वे, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग नजर आएगी, तो इंटेलेक्चुअलिटी नजर आएगी। दे ऑल्सो ऑफन एंड ऑन स्लाइटली मोरलिस्टिक नोट, अक्सर उनकी कहानियां हल्का सा मोरल भी देती हुई जाएंगी कि भैया ये होना चाहिए। Similar in broad strokes but different in type from what happens in his stories for children. Similar in broad strokes, अगर ब्रॉड वे में देखें तो ये स्टोरीज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जैसे बच्चों की स्टोरीज होती हैं, लेकिन डिफरेंट इन टाइप। लेकिन डिफरेंट कहाँ पर है, जो बच्चों की स्टोरीज में हैपनिंग्स होती हैं तो हैपनिंग्स डिफरेंट है। अदर वे जो इनका जो स्टाइल है, जो डिक्शन है, जो ह्यूमर है, वो लगभग लगभग सेम सा ही रहता है। The comeuppance in his grown-up stories often comes to those whose sexual or other appetites exceed conventional bounds. जो उनका कॉम्पेंस है, जो उनका पनिशमेंट है, इन हिज ग्रोन अप स्टोरीज, उनकी जो ग्रोन अप स्टोरीज में जो आप पनिशमेंट देखेंगे वो अक्सर उन लोगों को दिया जाता है जिनका सेक्सुअल या अदर एपिटाइज कन्वेंशनल बाउंड से बाहर चला जाता है। कन्वेंशनल तो समझते हैं आप सब लोग, कन्वेंशनल माने कॉमोपेंस माने समझ गए ना, इस लाइन का मीनिंग समझे या नहीं समझे? मैम कन्वेंशनल तो वो होता है जो ट्रेडिशनल या फिर मतलब जो चला हुआ आ रहा होता है। करेक्ट। जो कन्वेंशनल बाउंड्स हैं, जो कन्वेंशनल लिमिटेशन है सेक्सुअल या अदर एपिटाइट्स को लेकर, मतलब जिन चीजों को सोसाइटी में टैबू समझा जाता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई टैबू वाला काम कर रहा है तो इनके नोवेल में उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा। समझ गए ये वाली बात? क्लियरली समझ गए सब लोग? मैम ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं है? कैसे? मैम मतलब
मैं समझा नहीं पा रही हूँ कैसे। कंट्रोवर्शियल तब होता जब ये पनिश ना करते। अगर कोई चीज कन्वेंशनल बाउंड्स के परे जा रही है, ट्रेडिशनल बाउंड्स के परे जा रही है, जैसे कि ट्रेडिशनली वन मैरिज अलाउ है और कोई टू मैरिजेस कर रहा है हिंदू धर्म में, तो ये टैबू हो गया। तो इनके अच्छा नोवेल में, हाँ वो टैब हो गया। हाँ तो और इनके, रिस्ट्रिक्शंस को बाउंड्स कह सकते हैं, कन्वेंशनल बाउंड्स जैसे रिस्ट्रिक्शंस हाँ हो गए उस वे कुछ। में मत लो। जैसे तुमको लगता है ना हमारे पास बहुत ही ट्रेडिशनल बाउंड्स लगाए हुए हैं, तो वो कौन तुम्हारा हाँ पर्सनल, वैसे। अच्छा तुम उसमें में ले रही हो। अच्छा नहीं नहीं, ये उस मतलब तुम्हारे पॉइंट से नहीं ले रहे हैं, हम ऐसे ले रहे हैं सेक्सुअल और जो अदर एपिटाइट्स होते हैं, सेक्स को लेकर जो एपिटाइट्स हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, या जो अदर एपिटाइट्स हैं, ठीक है, जिनका एक सीमा खींच दी है सोसाइटी ने, इससे आगे आप इस बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं तुमसे इससे आगे आप बात नहीं कर सकती, जितना मैंने बोल दिया उतना काफी है। तो ये कन्वेंशनल बाउंड के परे चले जाएगा अगर मैं बात करूंगी उससे ज्यादा उसके बारे में। ठीक है, हमारा ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बस इतना आप बोल सकते हैं इसके बारे में, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, या इससे ज्यादा आप दिखा नहीं सकते। तो अगर उनकी कैरेक्टर ऐसा कुछ दिखाते हैं, या ऐसा कुछ उनकी ईगरनेस होती है कि वो यहाँ भी अफेयर कर लेंगे, फिर वहां भी 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 कर लेंगे, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर को उसमें उनके नोवेल में या उनकी स्टोरी में पनिशमेंट दिया जाता है। मतलब मैं जहां तक को समझ पा रही हूँ, ये बहुत ही मोरलिस्टिक टाइप के नोवेलिस्ट हैं। ये कन्वेंशनल टाइप के नोवेलिस्ट हैं। कन्वेंशनल मतलब सोसाइटी के रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो करने वाले। तो इनको सारे जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं बड़ा पसंद करते होंगे, क्योंकि ये सीमा के अंदर, जैसे कि हिरानी, हिरानी नहीं, ये हम आपके कौन जिसने मूवी बनाई है, वो कन्वेंशनल डायरेक्टर हैं। और अभी जो मूवीज बन रही हैं वो आउट ऑफ कन्वेंशन है। मतलब वो बहुत सारे लेयर को खोलकर आपको दिखा रही हैं कि सोसाइटी में ये भी होता है। आपको सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। और इतना एग्जिस्ट नहीं करता है, 50% एग्जिस्ट करता है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये हमारे जो यस। हाँ, ये जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर है, इनकी जो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी वो बहुत ही सदी हुई और बंधी हुई मिलेगी, कन्वेंशनल ताने बाने से बुनी हुई मिलेगी। अब अगला आ रहा है, ह्यूब्रिस इज पनिश्ड एल्वेट इन विटी ब्रीजी फॉर्म। इसको समझिए। ह्यूब्रिस वैसे तो मतलब होता है टू मच प्राउड, ह्यूब्रिस को अगर हम देखेंगे, ह्यूब्रिस इनकी आपको नोवेल में, इनकी स्टोरीज में मिलेगा एक करेक्टर विद द प्राइड, जिसके अंदर प्राइड है, डाइज, वो करेक्टर मर जाता है बिकॉज ही इग्नोर्स वार्निंग्स। कि उसकी उसको अगेन एंड अगेन वार्निंग दी जाती है कि बहुत प्राउड हो रहा है, रुक जाओ, बहुत प्राउड हो रहा है, रुक जाओ, लेकिन वो रुकता ही नहीं। तो इनके जो करेक्टर में ह्यूब्रिस होता है उसको पनिश किया जाता है, एल्विट ऑल्दो, यद्यपि इन विटी एंड ब्रीजी फॉर्म, विटी एंड माइल्ड फॉर्म, उसको इंटेलेक्चुअली और माइल्ड वे में, लेकिन उसको पनिश तो किया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि इसकी गर्दन काटती हूँ, लेकिन उसको जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो प्राउड दिखा रहा है। हम उसको वार्न कर रहे नहीं दिखाओ, लेकिन फिर भी दिखा रहा है। The great automatic grammatizator tells a machine invented by Adolf Knight, an aspiring writer, disheartened by the many rejections he has received from literary magazines. जो ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटिजेटर स्टोरी है, वो हमें एक ऐसी मशीन के बारे में बताती है, जो मशीन एडोल्फ नाइट ने इन्वेंट की, जो एक एस्पायरिंग राइटर, जो एक एस्पायरिंग मतलब डिजायरिंग राइटर, वो बनना चाहते हैं राइटर, जो डिसहार्टेंड हो गए क्योंकि उनको बहुत रिजेक्शन मिला। ही हैज रिसीव्ड, क्यों, किसके द्वारा, लिटरेरी मैगजीन्स के द्वारा, मैगजीन्स ने इनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया। Knight sees stories of similar or even lesser quality being accepted by the magazines he longs to publish in, and concludes that this is a largely a numbers game.
नाइफ ने स्टोरीज देखी अपनी जैसी ही और उससे भी कम घटिया स्टोरीज देखी, और मैगजीन उनको एक्सेप्ट कर रही थी। तो उन्होंने लॉन्ग्स टू किया, उन्होंने डिजायर किया कि वो भी पब्लिश करें, वो भी कंक्लूड करें। दिस इज लार्जली आर नंबर्स गेम। देखा जाए तो ये सिर्फ नंबर का गेम है, मतलब जिसने 10 निकाल दिया उसकी 11वीं भी लोग ले ही लेते हैं। ही शुड प्रोड्यूस एनफ स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज प्रोड्यूस की। इवेंचुअली अ डिसेंट नंबर विल बी अप्रूव्ड। रिजल्ट ये आया कि डिसेंट नंबर की डिसेंट में कुछ उनकी स्टोरीज अप्रूव हो जाएंगी। He also realizes that a computer has powerful capacity for memory. उनको उस समय तक ये भी रियलाइज हो जाता है कि कंप्यूटर में भी एक पावरफुल कैपेसिटी है मेमोरी के लिए, विच कैन बी यूज टू स्टोर ग्रामेटिकल रूल्स, जिसमें स्टोर किए जा सकते हैं ग्रामेटिकल रूल्स, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स, और उसमें कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स का। जो लिंग्विस्टिक मतलब मैनी लैंग्वेज से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनको यूज किया जा सकता है। द अकाउंट ऑफ नाइफ्स यूरेका मूवमेंट एंड ऑफ द कॉमर्शियली कॉमिकली वेग मशीन बिल्डिंग दैट फॉलोज इज एंटरटेनिंग। जो नाइफ के यूरेका मूवमेंट था, स्पेशल मूवमेंट था, उसका अगर हम लेखा जोखा देखें, और जो उनका कॉमिकली वेग मशीन बिल्डिंग थी, जो कॉमिकली कॉमिक वे में जो डल मशीन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था जो उन्होंने फॉलो किया, ये इस स्टोरी में देखेंगे काफी एंटरटेनिंग है। ठीक है। हाँ,